नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 12th का ये हमारा 11th का क्लास 11th का हमारा ये लेक्चर चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इसमें आज हम लेकर आ रहे हैं चैप्टर 19। चैप्टर 19 का आज हम जो कि अभी दिखाया गया है, ये आज हमारा थीम है। इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज से। तो शुरुआत करते हैं आज से हम इस लेक्चर की। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यह है थीम आज का। क्या है कि बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन का वॉल्यूम पहला है, वॉल्यूम फर्स्ट है इसका। इसके बाकी वॉल्यूम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमें हमारे जो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स हैं वह उपलब्ध हैं, फ्री हैं बिल्कुल। आप उनको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, बिना कोई शुल्क दिए कर सकते हैं। और कल हमारा एक और इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है लॉ ऑफ जो एसोसिएशन का था, लेकिन कल और है सोच का प्रभाव, वो वाला। अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो यूट्यूब पर लाइव रहेगा, उसमें आ सकते हैं। उसमें कोई शुल्क नहीं रहता है, जूम पर शुल्क रहता है, इसलिए आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की, वंडरफुल लेक्चर की। चलिए, तो सबसे पहला इसमें हैगा कि प्राणी जो हैं वो उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणी द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। क्या हैगा कि प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का या तो पूर्णतः निष्कासन होना चाहिए या फिर आंशिक निष्कासन तो इनका होना ही चाहिए प्राणियों के द्वारा। ये महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है, होना चाहिए। अब हैगा इसमें कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का भी निष्कासन इसके द्वारा होता है। मतलब वो कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, उनका निष्कासन भी वह करते हैं प्राणी, ठीक है। इसको हमको याद रखना है, रखते चलना है। और अगर प्राणियों द्वारा उत्सर्जन होने वाले नाइट्रोजनीय अवशिष्ट, जो प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनीय अवशिष्ट होते हैं, क्या होते हैं? नाइट्रोजनीय अवशिष्ट होते हैं में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्राणियों में से उत्सर्जित होती हैं। इनमें से क्या हो सकता है भाई? इनमें से हो सकता है अमोनिया, हो सकता है यूरिया, हो सकता है यूरिक अम्ल, हो सकता है। इसमें से कोई एक ही उत्सर्जित होता है एक प्राणी के द्वारा। ये प्राणियों द्वारा क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष टॉक्सिन होता है, यानी जो अमोनिया होता है वो सर्वाधिक विषाक्त होता है। वह कैसा होता है भाई? वह सर्वाधिक विषाक्त होता है। जो अमोनिया होता है वही होता है सर्वाधिक विषाक्त, और अमोनिया से ज़्यादा इसमें कोई भी ज़्यादा विषाक्त नहीं होता है। और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसका निष्कासन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अत्यधिक जल की आवश्यकता का निष्कासन होगा तभी इसका निष्कासन होता है, ठीक है। यूरिक अम्ल कम आविश और जल की कम मात्रा में भी निष्कासित किया जा सकता है। यानी जो यूरिक अम्ल है उसका जो है निष्कासन वो कम मात्रा में या फिर कम जल की मात्रा में हो सकता है। अब हमारे शरीर में जो अमोनिया होता है वही यूरिया में परिवर्तित होता है। मतलब हमारे शरीर में भी अमोनिया का निष्कासन होता है, वो यूरिया के रूप में होता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जो अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अमोनियो उत्सर्गी प्रक्रिया। अनेक उपास्थल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील होता है। जो अमोनिया होता है वह सरलता से कैसा होता है? वह सरलता से घुलनशील होता है। अमोनिया सरलता से घुलनशील होता है,
ठीक है। अब आ जाता है जो अमोनिया उत्सर्जन प्रक्रिया, अमोनिया कहलाती है, ठीक है। और ओबे मछलियाँ हो गई, उभयचर जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जन प्रकृति के होती हैं। अमोनिया सरलता से जल में घुलनशील होता है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोन गिलों की सतह के विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। क्या? अमोनिया। वहाँ पर अमोनिया का उत्सर्जन हो जाता है। अब आ जाता है जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनियो उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें बोलते हैं अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उन्हें अमोनियो उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब आता है स्थलीय आवास के अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजन अपशिष्ट जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन करते हैं। वह यूरिया का उत्सर्जन करेंगे या फिर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन भी करेंगे। किससे बचने के लिए? किससे बचने के लिए? वह करेंगे जल की हानि से बचने के लिए यूरिया का करेंगे या फिर यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन करेंगे, जिससे कि वो जल की हानि से बच सकें। स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो है वो यूरिया उत्सर्जी यानी यूरियोटैलिक होते हैं। क्या करते हैं भी? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, भी यूरियोटैलिक होते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी जो क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसमें वृक्कों द्वारा यह निस्पंदन उत्सर्जन कुछ प्राणियों में भी ये पाया जाता है ना। अब जो इसमें तो मुख्य बात जो याद रखनी है हमें वह यह है कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिक टैलिज्म, और जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोटैलिज्म होते हैं, और जो यूरिक अम्ल का करते हैं वे यूरिकियोटैलिज्म होते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। सरीसृप पक्षियों, स्थलधारी घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक अम्ल की उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलियों या पेस्ट के रूप में होता है। इसे यूरिको अम्ल या यूरिकोटैलिक कहते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिका रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं, जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं का प्रमुख रूप नीचे दिया गया है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो पढ़ेंगे हम वृक्क और वृक्क की संरचना को ही इसमें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वृक्क और वृक्क की संरचना का शुरुआत करने से पहले हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको देखेंगे कि केंचुआ व अन्य एनिलिडाओं में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। यानी केंचुआ हो गया और जो अन्य नलिकाकार जो उत्सर्जी अंग वाले जो जीव होते हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके रूप में होता है? वो वृक्कों द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जन करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में जो है वो क्या करता है? सहायता करता है। अब आ जाता है तिलचट्टा यानी जो काकरोच होता है। तिलचट्टा यानी कि जिसे हम कहते हैं काकरोच। तो काकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? मैलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ही इसमें उत्सर्जन होता है। मैलपीगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती हैं। ये किसमें मदद करती हैं भाई? ये मदद करती है परासरण नियमन में। कौन? मैलपीगी नलिकाएं। और आता है झींगा यानी प्रॉन जैसे क्रेस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां या फिर जैसे बोलते हैं हम जो हरित ग्रंथियां, श्रृंगिक ग्रंथियां या फिर हम इसे बोलते हैं हरित ग्रंथियां, इसमें पाई जाती हैं जो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। किसमें? झींगा या प्राण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रख के रहिए या फिर अभी के अभी इसको नोटबुक में लिख लीजिए कि झींगा जैसे क्रेस्टेशियस प्राणियों में जो होती है श्रृंगिक ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा, या हरित ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। और केंचुए व एनिलिड्स में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, उनके द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इनका महत्व है हमारे जीवन में भी। और क्या हैगा कि इन सभी की जानकारी हमें होना आवश्यक होता है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। और आगे क्या देखेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है, हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे हम। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या हैगा? मानव उत्सर्जन तंत्र भाई मनुष्यों में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क होती हैं। एक जोड़ी से मतलब हैगा दो वृक्क होंगे। कितने वृक्क होंगे? दो वृक्क होंगे। जोड़ी यानी
दो ही वृक्क होंगे। जोड़ी का मतलब ही ये होता है कि संख्या में दो जोड़ी जब ही बनती है। ठीक है, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग होता है का बना होता है। वृक्क सेम के बीज की आकृति का गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। जो वृक्क होती हैं वो सेम के बीज के आकार के होते हैं, गहरे भूरे होते हैं, लाल रंग के होते हैं तथा यह अंतिम बक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। अब जो हैगा वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जो वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यानी एक वयस्क मनुष्य होगा 18 उम्र को पार करने वाला जो भी मनुष्य होगा उसके वृक्क की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। सॉरी, लंबाई। अब चौड़ाई कितनी होगी? 5 से 7 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होगी? 2 से 7 सेंटीमीटर। तथा केंद्रीय भाग की जो भीतरी अवतल या कॉनवेव सतह के मध्य में एक खाच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे से होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाओं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की संरचना होती है जिसे ब्रकीय श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रकीय श्रेणी कहते हैं या फिर उसे हम पेल्विस कहते हैं। तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों, अब इसमें क्या हैगा वो हमें देखना है। अब देखिए, अब इसमें क्या हैगा, ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम हैगा। उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र हैगा। मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है वो हम बताने की यहाँ आपको चेष्टा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये क्या होती है? पश्चिम महासारा। पश्चिम महासारा से और ये होती है, अगर ये हमको नहीं देखना है, ये देखना है हमें यहाँ से जो होती हैं वृक्क धमनियाँ और ये होती हैं वृक्क सिराएं। इनमें जो रक्त स्कंदन और सारी क्रियाएं होती रहती हैं और इसमें मूत्र का जो संघनन होता है, वृक्क होते हैं। ये पृष्ठ मूत्र वाहिनी होती है। इससे होकर मूत्र यहाँ यानी मूत्राशय में आकर एकत्रित हो जाता है और मूत्र मार्ग द्वारा उसका उत्सर्जन हो जाता है। यहाँ पर होती हैं ये बलकुट होती हैं। मेंडुला होता है। मेंडुला वाले भाग में होता है क्या? मेंडुला वाले भाग में होता है मैलपीगी नलिकाएं होती हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी एक संरचना एकल होती है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में भी इसका क्या होता है? मूत्र का जो होता है स्कंदन होता है। वो हम अब जो पूरा टॉपिक है वो उसी पर रहने वाला है, परिसंचरण एवं उत्सर्जन पर। यानी उत्सर्जन पूरा किस तरह से होता है वो हम इसमें देखने वाले हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र था, डायग्राम था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको याद कर लें, इसको बना के सीख लें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये उत्सर्जन तंत्र का। अब आता है प्रोजेक्शन को चपक या कैलेक्स कहते हैं। प्रक ये भारी, ये हमको पढ़ के रखना है सिर्फ, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये नेफ्रॉन की संरचना दी गई है। नेफ्रॉन की संरचना के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर वृक्क पर। किस पर आ जाते हैं? वृक्क। इसको हम बोलेंगे वृक्क। ये वृक्क है। वृक्क में हमको क्या देखना है? ये एक वृक्क की संरचना है। इसमें हैगा चर तीनों के स्तंभ हैंगे। ये चर तीनों के स्तंभ होते हैं। वलकुट होता है, वृक्क आवरण होता है। इन सभी को हमको डायग्राम को बार बार बनाकर देखना है और याद करके रखना है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इससे पहले वाला जो वृक्क की संरचना थी वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब हमको देखना है यह क्या हैगा? ये हैगा इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन हैगा ये रक्त वाहिनी यानी वाहिका तथा नलिका प्रदर्शन करता है। इसमें ये होते हैं, ये नेफ्रॉन की संरचना है। इसमें आरोही भुजा, अवरोही भुजा और बासा रेक्टा, संग्रहण नलिका, दूरस्तंभ नलिका, अपवाही भूमिका, समीप सम्मिलित नलिका, अपवाही धमनिका और बोमन संपुट, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है पूरा डिटेल में, मतलब कौन कहाँ होता है। इन सभी को हमें हेनेले पासा इतना यानी आरोही भुजा और अवरोही भुजा दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमें जो हेलेने पासा होता है उसको ये बनाती हैं, उसका निर्माण ये करते हैं दोनों मिलकर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो करना है वो ये हैगा कि हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इस चित्र को देखेंगे, सिर्फ इसको आप बनाना सीख लीजिए। इसमें से इतना बनाना सीख लीजिए, जो पीली पीली लाइन है आप पीली वाली लाइन को सिर्फ ड्रॉ करना सीख लीजिए, बहुत हो जाता है। ठीक है,
अब इसमें से हमको आगे चलना है, तो अब हम एक-एक कर सबका वर्णन करते चलेंगे। कल हम देखेंगे हेनेले पासा, हेनेले लूप, सारी इन चीज़ों का वर्णन करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी सिर्फ डिटेल पढ़ रहे हैं थोड़ी-थोड़ी, और फिर कल इसका विस्तृत वर्णन कल हम देखेंगे। अब वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा, कल तो नहीं देखेंगे, कल संडे है, चलो ठीक है, मंडे के दिन देखेंगे। तो प्याले नुमा बोमन संपुट से प्रारंभ होती हैं, जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमन संपुट मिलकर मेलपीगिका अथवा वृक्क नलिकाएं या कार्पस बनाते हैं। बोमन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ सम्मिलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप, हेयर पिन यानी कि जो बालों में लगाने वाली पिन होती है, उसके आकार की संरचना होती है या पाया जाता है, जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती हैं। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका दूरस्थ सम्मिलित नलिका प्रारंभ होती है। जो आरोही भुजा होती है उससे एक और नलिका निकलती है, जिसे हम दूरस्थ सम्मिलित नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम दूरस्थ सम्मिलित नलिका कहते हैं। यह है बोमन संपुट, इनमें एलपीगिका या वृक्क कार्पस है, इस टाइप का इसका संरचना होता है। ये सभी हम ड्रॉ करके लाए हैं। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ सम्मिलित जो नलिकाएं होती हैं, वो एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं, एक सीधी संग्रहित नलिका में जाकर के वो खुल जाती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्काणु श्रोणी में खुलती हैं। वृक्काणुओं की वृक्क कणिकाएं समीपस्थ सम्मिलित नलिका, दूरस्थ सम्मिलित नलिका आदि वृक्क के जो क्या होते हैं, ये सभी के सभी जो हैं वो वृक्क के नलिकाकार मिलाकर चषकों के बीच मध्यांश पिरामिड के गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणी में खुलती हैं। अब वृक्काणुओं की वृक्क कणिकाएं समीपस्थ सम्मिलित नलिकाएं जो होती हैं, वो दूरस्थ सम्मिलित नलिकाएं आदि वृक्कों के बलकुट भाग में, जबकि हेनले पासा मध्यांश में स्थित होती हैं। अधिकांश वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत ही छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं में बलकुट वृक्कीय होते हैं। ये सब पढ़ने वाला हैगा कुछ। अब गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिकाएं वृक्कीय नलिकाओं के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती हैं, जिसे परिनालिका कोशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए एक यू आकार की संरचना बासा रेक्टा बनाती है, जिसे हम बलकुटीय वृक्काणुओं की बासा रेक्टा या अनुपस्थित अप्तिहासित कहते हैं। ठीक है, ये हम उसको कहते हैं। ये बात हो गई। तो आज का हमारा जो वंडरफुल लेक्चर था वो यही था, इतना ही था। आज हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, लेकिन इसकी कल जो एडवांस जानकारी है वो हम कल आपको देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये सभी प्लेलिस्ट में जा कर के ऐड हो जाती हैं। आप प्लेलिस्ट से चलाइए इनको, क्रम बार क्रम देखिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप हमें डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें, जहाँ पर हम लाइव भी आते हैं और सारी जानकारियाँ देते हैं हमारे सेशनों की। आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। एक और अदर चैनल है हमारा, उसकी भी लिंक इसके अबाउट में जाइए आप, वहाँ सारी लिंक डली हुई हैं, वहाँ जाकर आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।